कितना महरूम हूं मैं, कितना मुयस्सर है मुझे। जरा सहरा है मुझे, कतरा समंदर है मुझे। मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूं। नहीं बात करनी तो ना करो, मगर मेरा स्कल्पचर बनाने का वादा तो पूरा करो। अगर आज परिजात का काम तमाम ना हुआ तो सेठ शहबाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, मदद करनी हो, उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, उसे जाकर बताना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो। अगली किस्त का आगाज यहीं से होने वाला है। परिजात का दिल एनी के लिए नरम तो हो जाएगा, मगर वो अपना मुजस्मा बनाने की इजाजत हरगिज नहीं देगा। एनी कहेगी कि मैं देख नहीं सकती, अपनी उंगलियों के पूरों से चीजें छूकर उन्हें मिट्टी के मुजस्मों के कालिब में ढालती हूँ, मगर आपको देखने के लिए मुझे अपनी पूरों की मदद की जरूरत भी नहीं है। परिजात, आपके लफ्ज खुद आपका तारुफ है। इतनी पुरतकल्लुफ गुफ्तगू के बावजूद परिजात अब भी इनकार ही करता है, मगर एनी कहती है कि मैं अपनी गैलरी में आपका इंतजार करूंगी। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगले रोज परिजात एनी के घर पहुंच जाता है। एनी के घर का ऊपर वाला हिस्सा किराएदारों के पास होता है और निचले हिस्से में एनी और उसकी माँ रहती हैं, और यही किराया उनके गुजर बसर का सबब है। और घर के पिछले हिस्से में एनी ने एक छोटी सी आर्ट गैलरी बना रखी है। मुजस्मा साजी शुरू करने से पहले एनी ने अपनी नाजुक महकती उंगलियों से परिजात के चेहरे को मुख्तलिफ जावियों से टटोल कर देखा। उसके पूरों की लमस से परिजात अपने वजूद की गहराइयों तक ठंडक और बेपनाह सुकून को महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे परिजात की झुलसती हुई तपती रूह को खुनक बर्फ का नखलिस्तान मिल गया हो। बहरहाल वो चुपचाप बैठा देखता रहता है। एनी बताती है कि ये मुजस्मा बनने में 3-4 दिन लगेंगे। परिजात दिल में सोचता है कि 3-4 सदियां क्यों नहीं। परिजात की जिंदगी में ऐसा लम्हा पहली दफा आया था कि खुश अदा लड़की की कुर्बत और नजदीकी
उसे शर्मिंदा और परेशान नहीं कर रही थी। बहरहाल वापसी पर सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और अगले दिन और फिर शाम होने का इंतजार करता रहा। दोस्तों, अगले दिन परिजात की मुलाकात मैडम शाहपारा से होती है, यानी लुबना। वो परिजात से मिलने आती है। याद रहे कि ड्रामे ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ले लिया है। एक तरफ नाहिदा और इसकी मुलाकात परिजात के लिए बदनामी का सबब बन सकती है, और दूसरी तरफ लुबना जो कि बज़ाहिर दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसकी माँ पैसे की खातिर उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। और शहर के सारे गुंडे परिजात के खिलाफ एक हो चुके हैं, और एक तरफ वो खुद मोहब्बत का शिकार हो चुका है, और ये मोहब्बत उसकी तवज्जो बटा सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। बहरहाल परिजात लुबना के लिए खुद एक अदद फिल्म प्रोड्यूस करने का बीड़ा उठा लेता है, और सेट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां नए कैरेक्टर भी सामने आते हैं, और इनमें पुन्ने खान और एक लड़की जिसका नाम सुंबल है, उसका किरदार निहायत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, परिजात को फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। फिल्म का बुनियादी प्लॉट एक मोहब्बत की कहानी पर मरकूज होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में सिर्फ 3 या 4 कहानियां ही पाई जाती हैं, बाकी सारी कहानियां इन्हीं कहानियों से जन्म लेती हैं, और मुझे ये पढ़कर जरा भी हैरत नहीं हुई थी। 3-4 की जगह अगर सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी होती तो भी इस कायनात के लिए काफी थी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस किस्से की सनसनीखेज इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं, अगर जहमत महसूस ना करें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, इस किस्त का एंड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, लुबना के लिए बनने वाली फिल्म में गीत लिखने के लिए एक अदद शायर की जरूरत पड़ती है। परिजात क्योंकि खुद शायरी करने से इनकार कर देता है, तो सुंबल नामी लड़की एक शायर का पता देती है और उसके पास जाने का इसरार करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे बढ़कर शायरी शायद ही कोई कर सकता हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के बुन्ने खान सुंबल परिजात को लेकर और तंग गलियों से गुजरते हुए ये लोग एक छोटे से कच्चे मकान के आगे रुकते हैं। दरवाजे पर दस्तखत देते हैं और किसी की लरसती हुई आवाज अंदर से आती है, अंदर आ जाइए साहब, मजार के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दी जाती। परिजात जब अंदर दाखिल होता है तो बरामदे के सामने बने वाहिद कमरे के अंदर लालटेन की कमजोर सी रोशनी में मुटियाला उजाला फैला हुआ है। बुन्ने और सुंबल को देखकर मेजबान की आंखों में एक चमक सी लहराती है। कभी हम खुद को कभी घर को देखते हैं। बान की झलिंगा सी चारपाई पर लेटा हुआ कमजोर सा नौजवान उठ बैठा। माफ कीजिएगा, कमरे में एक ही कुर्सी है, लिहाजा वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर परिजात की नजरें उसके चेहरे पर चिपक कर रह गईं। वो भी परिजात की चुभती नजरें महसूस करके उसी की तरफ मुतवज्जे हो गया, और फिर उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई और वो बेताबी से खड़ा हुआ और लपक कर परिजात को शाने से पकड़कर सरसराती आवाज में बोला, परिजात, ये तुम हो ना? परिजात की आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों ये चेहरा देखकर भी नहीं पहचाना? क्या सिर्फ लिबास और हुलिया बदला है मेरा? मुकद्दर वही है, फिर रहा हूँ दर बदर नासाज। वो रोते हुए परिजात से लिपट गया। कहाँ चला गया था यार? अपने दोस्त को भी भुला दिया। बुन्ने खान और सुंबल हैरत ज़दा और परेशान दोनों को गले मिलकर रोते हुए देखते हैं। हाँ, वो नासाज ही था, परिजात के कॉलेज के दौर का वाहिद दोस्त, जिसने उसके अंदर छुपी हुई शायरी की चिंगारी को हवा देकर शोले में तब्दील कर दिया था। सुंबल हिचकिचाते हुए नासाज से कहती है कि आप इन्हें जानते हैं? यही फिल्म के प्रोड्यूसर हैं परिजात, और मैंने इन्हीं की फिल्म के लिए नगमा निगारी के लिए आपको कहा था। नासाज हैरत से परिजात को टटोल टटोल कर देखता है। ये क्या इनकलाब है प्यारे, सब फतह कर लिया क्या? मेरे शाहसवार, तू तो वाकई फातेह निकला। परिजात मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, अब भी हार रहा हूँ, बस सोना चांदी जमा होता जा रहा है। ज़ादे राह के तौर पर दिल उतना ही वीरान और नकारा है अब तक। इस पर नासाज जोर से हंसता है और कहता है कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। बुन्ने खान और सुंबल दोनों को मसरूफ देखकर घर में चाय वगैरह का इंतजाम करने चले जाते हैं। नासाज के घर की हालत देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके पास शायद चाय के पूरे बर्तन भी ना हो। वो पहले से बहुत कमजोर और लागिर लग रहा था। वो गौर से परिजात की दास्तान सुनता रहा। उसके आसपास दवाओं का एक अंबार सा लगा हुआ था। दोस्तों, इस ड्रामे के एंड की खास बात यह है कि परिजात और नासाज के दरमियान जबरदस्त डायलॉग्स का तबादला होगा, जो कि आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, एनी ने परिजात का स्केचर बनाना शुरू कर दिया है। लुबना के लिए बनने वाली फिल्म का सेट भी मुकम्मल हो चुका है। फिल्म के गीत लिखने के लिए शायर की तलाश थी। सुंबल जिस शायर का पता देती है वो परिजात का कॉलेज का वाहिद दोस्त नासाज होता है। नासाज कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। परिजात उसके इलाज की तगोदो शुरू कर देता है। हत्ता कि अगले रोज जब वो स्केचर बनवाने के लिए एनी के यहाँ जाता है, तब भी उसका दिमाग और दिल
नासाज की फिक्र में लगा रहता है। उधर परिजाद का स्केचर मुकम्मल हो जाता है, जिसे देखकर परिजाद हैरान रह जाता है। एनी पूछती है कि स्केचर कैसा बना है। परिजाद कहता है, तुमने दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा तराशा है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ प्यारी लड़की। मैं तो वो हूँ जिसे देखकर आईने भी आंखें फेर लेते हैं। सरसराती हवाएं घबराकर थम जाती हैं। सूरज मध्यम पड़ जाता है और चांद की चांदनी तपती किरणें बरसाने लगती हैं। वो तड़प कर परिजाद के करीब आती है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मेरी उंगलियों की पूरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये मेरे मन की तस्वीरें मिट्टी के कालब में ढालती हैं। सच बताएं कि इस चेहरे के खदोखाल आपके चेहरे जैसे हैं या नहीं? परिजाद की आवाज भर आती है। हाँ, खद्दो खाल, नकूश, आंखें सब मेरे चेहरे से मुशाबा है, मगर जो नूर, जो वजाहत तुम्हारी पाकीज़ा उंगलियों की कारीगरी ने इस मुजस्मे में मुंतकिल कर दिया है, मेरे पास ऐसी कोई रोशनी नहीं है। एनी परिजाद को गमगीन महसूस करती है और उसके गमगीन होने का सबब पूछती है, जिस पर वो उसे अपने दोस्त नासाज की बीमारी के मुतल्लिक बताता है। एनी भी नासाज से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है, जिस पर वो शाम ढले उसे अपने साथ लेकर नासाज की कुटिया पर पहुंच जाता है। परिजाद को एनी के साथ देखकर नासाज के होंठों से ये मिसरा फिसल जाता है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। परिजाद एनी का तारुफ करवाने लग जाता है। नासाज शरारत करते हुए कहता है, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अजीज दोस्तों, नासाज के पास परिजाद और एनी काफी देर रुकते हैं। एनी की मुलाकात सुंबल से भी होती है। बहरहाल अगले दिन जब परिजाद दफ्तर पहुंचता है तो कमाली उसके इंतजार में बैठा होता है और छूटते ही शिकवा करता है, ये क्या सर जी, आपने इतनी बड़ी फिल्म शुरू कर दी और मुझे खबर भी नहीं होने दी। परिजाद कहता है, तो ये खबर छप गई अखबार में। ये अखबार वाले जाने इतनी जल्दी कैसे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, अभी तो सिर्फ मंसूबा ही बनाया था। बहरहाल यहाँ दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त गुफ्तगू होती है और डायलॉग्स सुनने के काबिल हैं। अगर आप मेरे प्रोमो में तमाम डायलॉग सुनना चाहते हैं तो मुझे कम से कम 10 व्यूवर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की ख्वाहिश पर मुझे ये जहमत भी गवारा है। अजीज दोस्तों, वीडियो का सनसनीखेज इख्तिताम अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने की दरख्वास्त है। दोस्तों, बात को मुख्तसर करते हैं। इस किस्त का मरकजी किरदार नासाज ही रहेगा। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही इमोशनल सीन्स होंगे और नासाज कुछ अशार भी सुनाएगा जो कि कुछ इस तरह से हैं। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे ए दिल सबको मेरा सलाम, मैं चला मैं शायरे बदनाम, मैं चला महफिल से नाकाम, मैं चला। आखिर ये शायरे गुमनाम दुनिया से कूच कर जाएगा। नासाज के जाने के बाद परिजाद का किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। बस हर वक्त उसी की सोच, उसी के सपने और एक कमरे में पड़ा रहेगा और नासाज का चेहरा परिजाद की आंखों के सामने घूमता रहेगा। कुछ लोग अपनी तकदीर में सिर्फ दर्द ही लिखवा कर आते हैं। सुख की स्याही उनकी बारी आने से पहले ही खुश्क हो जाती है शायद। और फिर वैसे ही एक उदास शाम जब परिजाद अपने अंधेरे कमरे में बैठा किस्मत के इस हेर फेर को सोच रहा था तो एनी आ जाती है। क्यों सजा दे रहे हैं खुद को? हम में से कोई भी नासाज के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसका जाना तय था, सो वो चला गया। मगर हम सब अभी यही हैं, हमारी खातिर ही सही, मगर खुद को संभालें। परिजाद अपनी नम आंखें रगड़ता है और कहता है, अगर सबका जाना तय ही है तो फिर हम सब एक साथ ही क्यों नहीं चले जाते? ये बारियां क्यों लगा दी गई हैं? एनी परिजाद के करीब बैठ जाती है। बारियां इसलिए लगाई गई हैं कि हम जाने वालों के बाद उनके अपनों का ध्यान रखें। आप शायद भूल रहे हैं, सुंबल और उस्ताद बुन्ने खान की जिम्मेदारी आप पर डाल के गया है आपका दोस्त। क्या उन्हें यूं ही तनहा छोड़ देंगे आप परिजाद? क्या सितम है। हवा के सब रास्ते, सब दरजे बंद कर देने के बाद जिंदगी हमें सांस लेने के लिए भी मजबूर करती है, क्योंकि जीना तो है। हाँ, जीना तो पड़ेगा, मजीद सितम सहने के लिए, नए घाव झीलने के लिए। अगले एक हफ्ते में शहर की एक नई बस्ती में उस्ताद बुन्ने खान के लिए एक घर का इंतजाम कर दिया जाता है, जहां वो अपनी मौसीकी की एकेडमी और क्लासेस भी शुरू कर सकते थे। कमाली ने इस सारे मामले में बहुत फुर्ती दिखाई और 2 हफ्तों बाद ही म्यूजिक एकेडमी का इश्तिहार भी शहर के बड़े बड़े अखबारों के पहले सफ़े पर लगा दिया।
परिजात को यकीन था कि अब इन बाप बेटी को अपनी गुजर बसर के लिए किसी के आगे सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। परिजात इस अरसे में खुद से खुद की मुलाकात बहुत कम कर पाया था, मगर जैसे ही ज़िंदगी में कुछ ठहराव आया तो परिजात ने जाने कितने दिन बाद आईना देखा तो उसे एकदम ही डॉक्टर पाल की याद आ गई। उसने अपनी ईमेल खोली तो डॉक्टर पाल की 3 मेल्स आ चुकी थीं जिसमें उसने परिजात के कराए गए तबी तज्जियों के बारे में पूछा था। परिजात अगली ही सुबह ही रिपोर्ट लेकर उसे ईमेल कर देता है। कमाली एक अरसे में फ़िल्म यूनिट से मुसलसल राब्ते में था और वो परिजात को वक्तन फ़वक्तन पेशरफ्त से आगाह करता रहता है। कनाडा में फ़िल्म बंदी के इंतज़ामात भी मुकम्मल कर चुका होता है। इस तरह परिजात ने सोच लिया था कि कनाडा रवानगी से पहले ही एनी से अपने दिल की बात कह डालेगा। परिजात सोचता है कि मैं उससे कह दूंगा कि अब इस ज़िंदगी के तपते सहरा में तन्हा चलते चलते मेरे पाँव इतने आबला पा हो चुके हैं कि खुद मेरे कदमों के छाले मुझे दुहाई देते हैं कि उन्हें अब किसी हम सफ़र के साथ की छाँव दरकार है। मैं उससे पूछूंगा। परिजात सोचता रहा कि मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरी उम्र भर की हम सफ़र बनना कबूल करेगी, क्या वो मुझे इस एजाज़ के काबिल समझती है, क्या वो मेरी तमाम ज़िंदगी की महरूमियाँ ख़त्म करके मुझे अपना बना सकती है। परिजात रास्ते में गाड़ी रुकवा कर फूल वाले से एनी के लिए एक गुलदस्ता बनवाने का सोचता है, लेकिन बहुत देर तक वहाँ खड़ा फूलों का इंतखाब करता रहता है। दुनिया के सारे फूल पनखड़ियों से जुड़कर बनते हैं, मगर जब खुद किसी पनखड़ी जैसी को गुलाब पेश करना हो तो कोई चुनाव कैसे करे। हर फूल उसके सामने हीच लगता है, हर रंग उसके आगे फीका पड़ जाता है। मजबूरन परिजात को कुछ फीके रंगों वाले कम सूरत गुलाबों पर ही इक्तफा करना पड़ा। मद्दे मुकाबल जब गुलाब तर हो तो फूलों को भी हार मानना ही पड़ती है। परिजात बहुत देर उसके घर के दरवाजे पर खड़े रहकर अपनी उलझती सांसें दुरुस्त करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हुस्न की अदालत में ये उसकी पहली पेशी हो। दूसरी घंटी के जवाब में अंदर से कदमों की आहट उभरी और परिजात संभल कर खड़ा हो गया। गुलदस्ते पर परिजात की गिरफ्त सख्त हो गई और फिर दरवाज़ा खुला तो परिजात का हाथ हवा में ही बुलंद रह गया। अंदर से निकलने वाला नौजवान परिजात के लिए बिल्कुल ही अजनबी था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? परिजात उसे देखता रह गया। लंबा कद, खिलती रंगत, बिखरे बिखरे से बाल, गहरी स्याह आंखों में अजीब सी कशिश अमेज चमक, वो मर्दाना वजाहत का पैकर था। खूब रूह, बाएतमाद और मगरूर सा वो लड़का परिजात को हैरत से देख रहा था। परिजात गुलदस्ते वाला हाथ मेकानिकी तौर पर खुद ब खुद पीछे छुपाकर गड़बड़ा कर उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़का हंस पड़ा। लो, वो भी हमसे पूछते हैं कि मीर कौन है? जनाब, हम अपना तारुफ खुद आप हैं। डॉक्टर अदनान कहते हैं मुझे। ये मेरी खाला का घर है और मैं आज ही यहाँ नाजिल हुआ हूँ। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? परिजात अपने डोलते दिल को संभाल कर कहता है कि मैं एनी का दोस्त हूँ, परिजात नाम है मेरा। अदनान ने गौर से परिजात को देखा और पहले लफ्ज़ को काफ़ी लंबा करता हुआ बोला, अच्छा तो आप हैं परिजात। ग्रेट 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 ग्रेट। सर खा लिया है उस पागल लड़की ने सुबह से मेरा, आपका जिक्र कर करके। सच बताऊं तो मैं आपसे जेलिस हो रहा था। परिजात ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। वो ज़ोर से हंस पड़ा। बुरा मत मानिएगा, मजाक की आदत है मेरी। अंदर आए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? खाला और एनी अंदर ही हैं। परिजात चुपचाप इस खरंडे से लड़के के पीछे अंदर दाखिल हो गया। परिजात के हाथों में पकड़ा हुआ गुलदस्ता न जाने कब उसके हाथ से कमरे के गुलदान में मुंतकिल हो गया। कुछ देर बाद एनी भी आ गई। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। अरे आप आ गए परिजात, देखें कौन आया है। मेरे बचपन का साथी, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त, मेरा कज़न अदनान। सच बताएं, इस नालायक को देखकर ज़रा भर भी नहीं लगता ना कि ये डॉक्टर होगा। हरकतें तो अभी तक वही गली के आवारा लड़कों जैसी हैं इसकी। अदनान ने ज़ोरदार कहका लगाया। तो गली का लड़का ही तो हूँ, तुम्हारी गली का एक आवारा जो घंटों दोपहर में तुम्हारी कॉलेज से वापसी का इंतज़ार किया करता था। याद है ना बिल्ली? वो दोनों ज़ोर से हंस पड़े। जाने क्यों ठीक इसी लम्हे परिजात खुद को वहाँ से बेहद अजनबी सा महसूस करता है। कल तक यही दरो दीवार मुझे कितने मानूस, कितने मेहरबान से महसूस होते थे, और आज एक अजनबी के आ जाने से मैं खुद बेगाना सा हो रहा था। एनी ने परिजात को बताया कि अदनान ने तिब की तालीम के बाद आँखों की फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है और अब उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो चुकी है।
अदनान की बातों से ऐसे महसूस हो रहा था कि वो खुद भी पूरी तनदही से एनी की आंखों के इलाज की कोई सूरत निकालने में जुटा हुआ है। अदनान और एनी एक दूसरे से बहुत बेतकल्लुफ़ महसूस होते थे और दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे। जब तक एनी की माँ रात के खाने के इंतज़ाम के लिए बावर्ची खाने में मसरूफ़ रहीं, दोनों बचपन की बातें याद कर कर के हंसते रहे। एनी ने अदनान को टोका, बस रहने दो ये ताबेदारी की बातें, खूब जानती हूँ कि जनाब कड़ी दोपहर में किसके लिए धूप चाटा करते थे। क्या नाम था उस एनकी का? हाँ, निगत। और वो दूसरी फीनी, महविश, और वो तीसरी। अदनान ने जल्दी से उसे रोका। ओहो, बस भी करो, वो बचपना था मेरा, और ऐसी 2-4 मुआशका नुमा दोस्तियाँ तो सभी करते हैं लड़कपन में। क्यों परिजाद साहब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? आपने भी तो की होंगी, कुछ ख्वाब तो पाले होंगे उस उम्र में आपने। परिजाद ने गौर से अदनान की तरफ देखा। नहीं डॉक्टर साहब, ख्वाब पालने के लिए नींद के कुछ खूबसूरत पालने भी ज़रूरी होते हैं। मैं तो आज तक नींद का वो पालना ही ढूंढ रहा हूँ। नींद आ जाए तो शायद कभी ख्वाब पाल सकूँ। अदनान ने चूक कर परिजाद की तरफ देखा। वाह, मेरी प्यारी कज़न यूं ही आपकी इतनी तारीफ़ें नहीं करती थकती। बड़ी गहरी बात कह दी आपने। परिजाद उठकर खड़ा हुआ। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो दोनों बूखला से गए। एनी जल्दी से बोली, अरे आप कहाँ चल दिए? अम्मी ने खाना लगा दिया है, और आपने तो आने से पहले फ़ोन पर मुझे कहा था कि आपको मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, बताएं ना। अदनान ने चूक कर परिजाद की तरफ देखा। परिजाद ने जल्दी से बात बनाई। अरे हाँ, याद आया, फ़िल्म का यूनिट कनाडा जा रहा है, शायद मैं भी जाऊँ। सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। एनी खुशी से चिल्लाई, वाह ज़बरदस्त, काश मैं भी साथ चल सकती, मगर अब ये साहिब जो तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे दुश्मन जहाँ, ये मुझे कहाँ जाने देगा वहाँ। परिजाद ने चूक कर एनी की तरफ देखा। क्यों? अदनान ने जल्दी से दखल दिया। परिजाद साहब, आप भी समझाएं इस लड़की को। मैंने अमेरिका के बहुत बड़े तिबी इदारे से एनी की आंखों के मैचिंग लेंस की बात की है। वो लोग 90% पुर उम्मीद हैं कि वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं, और इन्हें मुशाबित वाला करीना भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल बाहर के मुल्कों में सजाए मौत के कैदी या बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए मरीज अमूमन अपने आज़ा मरते वक्त दान कर जाते हैं, या अपनी बीवी बच्चों की आइंदा कफालत के लिए भारी रकम के एवज बेच देते हैं। मैंने एनी के मैचिंग लेंस के लिए ऐसे कई इदारों में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, और वो लोग करीना मिलते ही हमें इतला कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त में एनी के गैर मौजूदगी की वजह से हमें देर हो जाए। एनी ने हतमी लहजे में कहा, ख्वाब देखना छोड़ो माय डियर कज़न डॉक्टर अदनान। पहले तो यहाँ से अमेरिका जाने के लिए ही लाखों रुपए चाहिए होंगे, और फिर डोनेशन और ऑपरेशन का खर्च अलग। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ अपनी जमा की हुई रकम से ही अपना ऑपरेशन कराऊंगी, और हम दोनों ये बात बहुत पहले तय कर चुके हैं। सुनो और ज़्यादा बहस ना करो। वो दोनों बच्चों की तरह बहस करते रहे। परिजाद ने एनी से इजाज़त चाही और भारी कदमों से वहाँ से उठाया। सारे रास्ते उन दोनों की नोक झोंक परिजाद के कानों में गूंजती रही। अदनान को एनी से बेतकल्लुफ़ होते देखकर एक अजीब सी बेचैनी परिजाद की रगों में फैलती जा रही थी, मगर खुद एनी भी तो उसके साथ इतनी ही बेतकल्लुफ़ी से पेश आ रही थी। जिन्हें हम चाहते हैं वो किसी और से बेतकल्लुफ़ होकर बात करें तो हमारे खून की गर्दिश क्यों थमने लगती है? कांटों जैसी चुभन और कसक हमारे वजूद को क्यों छलनी करने लगती है? क्या इसी को रकाबत कहते हैं? सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ये रकाबत तो मोहब्बत से भी ज़्यादा जानलेवा आज़ार है। अगले चंद रोज़ टेलीफोन की हर घंटी पर वो चूक जाता, मगर एनी तो जैसे अदनान के आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। परिजाद को चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है और परिजाद का अमला उसका निशाना बनने लगा। कमाली ने यह बात नोट कर ली और तीसरे दिन डरते डरते पूछ ही लिया कि क्या आपको कोई परेशानी है। परिजाद उसे क्या बताता? परिजाद तो खुद नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मगर चौथे रोज़ पीए ने जब परिजाद को इतला दी कि मिस कुरतुल ऐन परिजाद से मिलने आई हैं, तो एक लम्हे में सारी बेचैनियाँ, सारी बेताबियाँ जाने कहाँ हवा हो गई और वो बेताबी से मुलाकाती कमरे की तरफ लपका। मगर वो तन्हा नहीं आई थी, अदनान भी उसके साथ था। और परिजाद की आहट सुनते ही वो नाराज़गी से बोली, कहाँ गायब हैं आप 3 दिन से? ना कोई फ़ोन, ना कोई खैर खबर। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ, जान लें आप अच्छी तरह। परिजाद ने मसरूफियत का बहाना किया, मगर वो रूठी रही। अदनान ने मुस्कुरा कर परिजाद की तरफ देखा। बड़ी ज़िद्दी है ये बचपन से सर, मुझसे पूछिए। मैंने गहरी नज़रों से उस हुस्ने नाराज़ को देखा। सफ़ेद लिबास और स्याह दुपट्टे में वो नूर का एक हाला लग रही थी। चलो कुछ जुर्माना तय कर दो मेरी गैर हाजिरी का। आखिरकार बात यूँ बनी कि परिजाद उन दोनों को रात के खाने पर शहर के एक मशहूर ओपन एयर रेस्टोरेंट में मदऊ करता है। अदनान ने जाते वक्त एनी के कमरे से निकलते ही जल्दी से परिजाद को बताया कि एनी के लिए मैचिंग लेंस का इंतज़ाम हो गया है, मगर एनी जाने के लिए तैयार नहीं है।
अदनान ने दबे लफ्ज़ों में परिजाद से रात को एनी को मनाने की दरख्वास्त की। वो अपना आबाई घर बेचकर एनी का इलाज करवाना चाहता था। उनके जाने के बाद फिर से वही हज़ार खदशे, हज़ार वसवसे। परिजाद को यूं लग रहा था जैसे परिजाद की मोहब्बत रेत के ज़र्रों की तरह उसकी मुट्ठी से निकलती जा रही है। रात को रेस्टोरेंट की टेबल पर वो दोनों परिजाद से पहले मौजूद थे। कितने मुकम्मल लगते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे दो हंसों का जोड़ा हो। कोई इन तीनों को वहाँ एक साथ बैठे देखता तो उसे परिजाद का वजूद इजाफी लगता। अदनान को कोई फ़ोन कॉल आई तो वो उठकर ज़रा फासले पर चला गया। एनी ने परिजाद की खामोशी महसूस कर ली। आप इतने चुप चुप क्यों हैं परिजाद? आज दिन को भी मैंने महसूस किया था कि आप गुमसुम हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अदनान की बात मान क्यों नहीं लेती? वो तुम्हारे ही भले की बात कर रहा है। एनी ने लंबी आह भरी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जादू आप पर भी चल गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, वो है ही ऐसा जादूगर। आजकल चारों तरफ मुझे इसी का सहर महसूस होता है। एनी हंस दी। हाँ, ठीक कहा आपने। पता है परिजाद, मैंने 7 साल की उम्र के बाद अदनान को नहीं देखा। जाने अब कैसा दिखता होगा। पहले तो हर वक्त मिट्टी में अटा रहता था। बड़ी मार पड़ती थी उसे खाला से। आपको एक बात बताऊं परिजाद, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बीनाई वापस आए मैं सबसे पहले अदनान ही को देखना चाहती थी। हाँ, मगर अब इस फहरिस्त में एक और हस्ती भी शामिल हो चुकी है और वो है परिजाद। अब मैं अदनान के साथ आपको भी पहली नज़र में देखना चाहती हूँ। परिजाद का दिल चाह के इससे कहे कि कहाँ हीरे और कोयले को एक ही फहरिस्त में दर्ज कर रही हो। देखे जाने के काबिल सिर्फ अदनान है। इतने में अदनान भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जी परिजाद साहब, कुछ आया इस पगली की अकल में या नहीं? इसे समझाएं कि अपनों के खलूस को यूँ ठुकराया नहीं करते। एनी ने एहतजाज किया। ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तुम्हारे आबाई घर के अलावा और है ही क्या? और फिर हम दोनों के बचपन की और खाला की कितनी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। मेरी नज़र में वो सब यादें मेरी बिनाई से बहुत ज़्यादा अहम हैं। बस हो गया फैसला, तुम वो घर कभी नहीं बेचोगे, और अगर कभी तुमने ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी मुझसे बात मत करना। अदनान ने बेचारगी से परिजाद की तरफ देखा। परिजाद ने दखल अंदाजी की। तुम दोनों खामखा झगड़ रहे हो। एनी पर मेरी दोस्ती के भी कुछ कर्ज बाकी हैं और मैं इस दोस्ती और रिश्ते के हक़ से आज यहाँ यही कहने आया हूँ कि एनी के इलाज का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। क्या मेरा इतना भी हक़ नहीं है? नहीं परिजाद, ऐसा मत कहें। मैं आपसे रकम नहीं लूँगी। मैंने ज़िंदगी भर एक यही खुददारी का भरम ही तो कमाया है। क्या आप दोनों मुझसे मेरी उम्र भर की ये वाहिद कमाई भी छीन लेना चाहते हैं? क्या फ़ायदा ऐसी बिनाई का कि जिसके मिलने के बाद भी मेरी नज़र तमाम उम्र झुकी रहे? प्लीज़ आप ऐसा ना करें। परिजाद ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यूं ही सही, मगर फिर तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। मैं उम्र भर तुम्हारी खुददारी का ये भरम कायम देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा इलाज भी इसी कदर ज़रूरी है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल अदनान का आबाई घर मैं ख़रीद लूँगा। मकान की रकम से अदनान तुम्हारा इलाज मुकम्मल करवाएगा, लेकिन तुम दोनों के बचपन की यादों का मस्कन वो घर मेरे पास अदनान की अमानत के तौर पर रहेगा। अदनान जब भी रकम जमा कर लेगा मुझसे अपना मकान वापस ले सकता है। एनी ने बेचैनी से पहलू बदला। लेकिन कोई अगर मगर नहीं सुनूंगा मैं, बस तय हो गया। तुम लोग जाने की तैयारी करो। आजकल वैसे भी अच्छे डॉक्टरों का काल पड़ा है। मुझे यकीन है कि अदनान कुछ बरस में ही अपना मकान वापस हासिल कर लेगा। अदनान ने खुशी से हाथ पर हाथ मारा। ये हुई ना बात। मुझे यकीन था इस मसले का आप भी कोई ना कोई हल निकालेंगे। आप वाकई कमाल हैं परिजाद। उस वक्त तो एनी खामोश रही, लेकिन रात गए उसका नंबर परिजाद के मोबाइल पर जगमगाने लगा। परिजाद, मैं आपके फैसले से मुतमिन नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। परिजाद ने बात मजाक में टाली। नहीं बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी की कीमतें आजकल आसमान से बातें कर रही हैं। अदनान का घर लेकर मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। देख लेना, अदनान रकम चुका ना सका तो 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच दूंगा। तुमने परिजाद को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? वो हंस पड़ी। आप हमेशा घाटे के सौदे ही करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मेरी शर्त याद है कि जब कभी मैं दुनिया दोबारा देखूँ तो मेरी पहली नज़र के फ्रेम में आपको ज़रूर मौजूद रहना होगा। बोलें कबूल है तो ठीक, वरना अभी मना करती हूँ अदनान को कि घर के कागजात ना बनवाए आपके लिए। परिजाद जल्दी से हामी भर लेता है। ठीक है सीधी लड़की, मगर देखो अब मज़ीद कोई बहाना मत करना। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। परिजाद ने एनी को तसल्ली दे दी, मगर खुद उसका चैन और सुकून हमेशा के लिए हवा हो गया। सारी रात वो यही सोच सोच कर लान में टहलता रहा कि आंखें मिल जाने के बाद एनी जब मुझे देखेगी तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। सुबह सवेरे अदनान अपने घर के कागजात बनवा कर ले आया और परिजाद ने रकम का चेक अदनान के हवाले किया तो खुशी से उसके हाथ लरस रहे थे। अदनान उठकर जाने लगा तो परिजाद ने उसको आवाज़ देकर रोक लिया। सुनो अदनान। वो पलटा तो परिजाद ने उसके घर के कागजात उसके हाथ में थमा दिए। ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने सिर्फ एनी को मनाने के लिए ये घर ख़रीदने का ड्रामा किया था। एनी की आंखें वापस आ जाएं,
उससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अलबत्ता ये मकान वाला राज एनी के लिए हमेशा राज ही रहेगा। अदनान की आंखें नम होने लगीं। परिजाद, आपसे वादा करता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा। यकीन जानिए ये रकम मुझ पर हमेशा कर्ज रहेगी। परिजाद उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमारा भी इस लड़की पर कुछ हक है डॉक्टर साहब, कुछ कर्ज हम पर भी वाजिब हैं अभी। अदनान जाते जाते एक बार फिर पलटा, आपको मैं हर लम्हे की खबर देता रहूँगा। हम अगले हफ्ते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे, मगर एनी की आंखों की पट्टी खोलने से पहले आपको भी अमेरिका पहुँचना होगा, वरना वो ज़िद्दी लड़की ऑपरेशन ही नहीं करवाएगी। बहुत मान देती है वो आपको। उसने ऑपरेशन के लिए हाँ भी सिर्फ आपके कहने पर ही की है। परिजाद ने अदनान की आंखों में तारे से जगमगाते देखे और ये सितारे उसे हर बार उसकी आंखों में तब दिखाई देते थे जब वो एनी का जिक्र करता था। आप जानते हैं परिजाद, मैंने फ़ैसला किया है कि जिस दिन एनी पहली बार ये रंगीन दुनिया देखेगी उसी दिन मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। जाने कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। परिजाद के सर पर जैसे इमारत धड़ाम से गिर गई हो। उसने घबरा कर उसे देखा। क्या मेरा मतलब है, क्या एनी को भी इस बात की खबर है? अदनान ने ख्वाबों की बस्ती से जवाब दिया, हाँ, वो भी जानती है कि मैं हमेशा से उसे अपनी हम सफ़र बनाना चाहता हूँ, मगर वो ये नहीं जानती कि मैं किस दिन ये प्रपोज़ल उसके सामने रखूँगा। मेरी मरहूमा माँ और मेरी खाला की भी हमेशा से यही ख्वाहिश थी। बस अब वो दिन भी करीब है। चलता हूँ, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। अदनान पलट कर चला जाता है, मगर परिजाद का सर चकरा जाता है और वहीं कुर्सी पर वो ढेर हो जाता है। कुछ देर में कमाली किसी काम से अंदर आता है तो यहीं पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।